नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार ओझा जेएनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। आप सब लोगों को श्रावण की बहुत 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 शुभकामनाएं। उत्तर में यानी नॉर्थ में श्रावण शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में और बाकी अन्य दक्षिण के जो जितने भी राष्ट्र हैं, राज्य हैं राष्ट्र नहीं राज्य हैं, वहाँ पर 25 तारीख को शुरू होगा। लेकिन फिर भी श्रावण तो श्रावण है भाई। और जैसा कि कल ही शैलेश पांडे जी बोल रहे थे, क्या कल बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे, भाई हम तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमें तो 8 सोमवार मिलते हैं 6 के बजाय। सो वंडरफुल। सो श्रावण की एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जी प्रदीप जी। एंड Fantastic, yes, sir. And the government of Maharashtra has passed this public safety bill. Suraksha bill. You know, Jan Suraksha bill, public Yeah. survey, yeah, public security bill. Public Security Bill 2024, which has Bilkul, been sir. passed now. I mean, it's been debated right now in the assembly. But the fact is, the provisions of the bill are kind of Drastic. draconian, almost. Draconian, drastic. As Uddhav Thackeray ji was saying, earlier the Congress also was opposing it. Now, God knows for what's whatever happened to reason, them. Yes. they believe that they require this bill. Or do they believe they require? Because as Uddhav Thackeray ji ने कहा कि आपने कहीं पर भी नक्सलवादी के पूरे बिल में मेंशन नहीं किए, दहशतवादी के आपने बिल नहीं नाम मेंशन नहीं किए, तो आप कैसे बोलते हो सिर्फ दहशतवादी और नक्सलवादी के खिलाफ ये बिल आप एनफोर्स करेंगे? जी। यानी आप किसी को भी इसके अंतर्गत लेके आ सकते हैं। जी बिल्कुल। ऑपोजिशन, द राइट टू डिसेंट, क्रिटिसिज्म, इस चीज को आप अपने दायरे में लेके आना चाहते हैं जो पनिशेबल होगा। आप उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करेंगे, प्रॉपर्टीज फ्रीज करेंगे, उनको तबाह कर देंगे, जेल में कर देंगे। यू विल टेक देम आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज, यू कैन कॉन्फिस्केट देयर प्रॉपर्टीज And throw them out. यस, And throw them out on the road. बिल्कुल सर। मतलब, और जैसा कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा, कहीं पर भी वामपंथियों का इसमें जिक्र नहीं है। कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि ये अर्बन नक्सल्स के खिलाफ है। वैसे अर्बन नक्सल होता क्या है उसकी अभी तक डेफिनेशन, परिभाषा जो है वो क्लियर नहीं है। लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी व्हाट इज हैपनिंग। और तीसरी चीज क्या है कि बहुत वकीलों ने ये कहा है, कानून के विशेषज्ञों ने ये कहा है that the existing laws are more than sufficient to deal with so-called urban नक्सल्स और नक्सलाइट्स। अभी तक डील कर ही रहे थे ना उनके साथ। तो ये नया कानून लाने का मतलब क्या हुआ? कामरा फिट नहीं बैठा। आपके कानून ने कामरा को बुक्स में लाने में नाकामयाब रहा जी। तो दिस प्रॉब्ली जो डिसेंट है या जो व्यंग जिस प्रकार से कसते हैं अर्बन नक्सल्स, कामरा, पीपल लाइक कामरा विल बी बॉट इन द बुक। So कहने का मतलब ये हुआ कि all the guys who do stand-up comedy are in danger. Yes, you confiscate their property, you can Yes. confiscate their bank accounts, you can drive them out of their property, you can throw them out of their property, throw them to jail. Yes. And throw them in jail, and bail can be given only by the higher courts, Yes. not by the lower courts. बिल्कुल। And amazingly enough, a magistrate, a local magistrate or commissioner of police has the authority to confiscate your property, to confiscate your bank accounts, to take everything you've got, all your movable property. And that's it, and you can't do a thing about it. और आप जो हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, और आप जो हैं अभी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे प्रदीप जी? 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे इमरजेंसी की। ये कह रहे थे कि इमरजेंसी को कभी भूलना नहीं चाहिए। संविधान हत्या दिवस। तो ये क्या है? आई वुड लव टू नो व्हाट इज दिस। ऑपोजिशन का ये कहना है कि आप इसको विपक्षी नेताओं और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप ये बिल लेकर के आए, बिकॉज यू डोंट वांट क्रिटिसिज्म। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? आई मीन दिस इज लाइक सैड। व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर इज समवॉट सैड। प्रदीप जी। Sir, when we talk about Kunal Kamra case, there was a motivated, motivated, targeted insult to some persons. The entire thing was to insult somebody. Now, definitely कानून होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, बट इतना कठोर भी नहीं कि आप उनको टोटली डिस्ट्रॉय कर दे, तुरंत जेल में डाल दे विदाउट प्रॉपर जो प्रोसेस ऑफ लॉ। So there is a thin boundary that divides between this freedom of speech and this kind of expression. But as Devendra Fadnavis ji on the floor of the house said that this will be utilized only against Dehshatwadi or Naxalwadi. But it doesn't say so in the bill.
Uddhav Thackeray said that doesn't say in the bill. Wait, it doesn't, because I've got the PDF of the bill right here. Yes, yes. And I've been trying to read, and I've asked for the reference to left and urban Naxal. I haven't been able to find it yet. As soon as I'm able to find it, I'll go. We've got two honorable guests with us. Let's go straight across to them. So in Maharashtra, we've got Sunil Vyas ji. Vyas ji, namaskar. Sushil Vyas ji and Ganesh Kankar. गणेश खानकर जी नमस्कार। बड़े दिनों के बाद गणेश खानकर जी के साथ मुलाकात हो रही है। गणेश खानकर जी फ्रॉम द बीजेपी, सुशील व्यास जी फ्रॉम द एकनाथ शिंदे सेना। आप दोनों को सर क्या है कि नॉर्थ में गणेश खानकर साहब और व्यास साहब, नॉर्थ में श्रावण शुरू हो गया है आज। तो श्रावण की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको। महाराष्ट्र में तो 25 तारीख को शुरू होगा। एक बार फिर 25 तारीख को एक बार फिर आपको हम शुभकामनाएं देंगे। इन महाराष्ट्र वी आर वेरी लकी। वी हम लोगों को 8 सोमवार मिलते हैं 6 के बजाय, तो इट्स वेरी वेरी नाइस। तो गणेश खानकर साहब, सबसे पहले आप खानकर साहब, ये जो पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट जो अभी लाया गया है 2024 का, व्हाई डू वी नीड इट? ऑपोजिशन सेज एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल से कि भाई एग्जिस्टिंग कानून जो है वो तो है ही ना, अर्बन नक्सल्स के खिलाफ, या जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे थे वो कुणाल कामरा करके जो कोई स्टैंड अप कॉमिक है, उनके खिलाफ एक्ट करने के लिए जो आज का कानून है वो बहुत है। ये लाने की क्या जरूरत है जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस कैन अटैच योर प्रॉपर्टी, कैन थ्रो यू आउट ऑफ द हाउस, आपका पूरा बैंक अकाउंट वगैरह सब सीज कर सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी सब सीज हो सकती है। लोअर कोर्ट्स का, लोअर जुडिशरी का उसमें कोई वो नहीं है, आपको सीधा हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा। सर गणेश खानकर जी बताएं, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? सर राजीव जी, ऐसा है कि आप कुणाल कामरा के विषय को इस विषय से क्यों जोड़ रहे हैं मुझे पता नहीं है जी। यानी कुणाल कामरा ये कोई विषय अर्बन नक्सल से जोड़ने की आज के दिन में कोई आवश्यकता ये मुझे नहीं लगता। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट सर, थैंक यू जी। कुणाल कामरा ने जिस तरह से अपनी बात कही थी और जिस व्यंग का उन्होंने उपयोग किया था वो गलत था। व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार है, ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन उस स्वतंत्रता का आप इतना उपयोग भी मत करिए कि किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आप सिर्फ इसीलिए कह पाएंगे कि आपको कुछ भी कहने का अधिकार है जी। और दूसरी बात, यानी उन्होंने जो बात, जिस तरह से वो बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में किसी पर इस तरह की टिप्पणी करने का हमें अधिकार नहीं मिलता है। हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है, इसलिए कुणाल कामरा को इस विषय से आप हटा दीजिए। कुणाल कामरा की बात करने की जो व्यवस्था या जिस तरह से उन्होंने बात की, ये बिल्कुल गलत था और शायद उन पर जो कार्रवाई हुई वो उचित थी, ये मेरा भी मानना। लेकिन कुणाल कामरा की सर वो कुणाल कामरा को जाने दीजिए ना, फिर छोड़िए। I withdraw that thing about Kunal Kamra. This has nothing to do with Kunal Kamra. Now, what I want to know is why do you need it when the laws are already there? जब कानून पहले से हैं तो अभी इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? देखिए सर, नक्सलवाद से जो लड़ाई चल रही है वो तो बहुत सालों से चल रही है, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। इनफैक्ट मुझे इतना याद है कि हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं छत्तीसगढ़ के बीजेपी के, जो उन्होंने काम किया नक्सलवाद के खिलाफ शायद ही किसी और ने किया होगा। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, नक्सलवाद को तकरीबन मतलब घुटनों पे ला दिया था उन्होंने। तो सर इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई अभी, ये जरा बताएं सर प्लीज। देखिए, ऐसा है कि राजीव जी, अगले साल तक 2026 तक लगभग नक्सलवाद खत्म हो, इस तरह की अभी कार्रवाई इस समय पूरे देश में चल रही है। और ये कानून के बारे में इससे पहले भी बहुत बार बहस हो चुकी है। देखिए राजीव जी, नक्सलवाद ये जो जिस समय की शुरुआत हुई नक्सलवाड़ी से, उस समय जिन्होंने इसकी नींव रखी शायद उनको भी इस चीज का अंदाजा नहीं था जो उन्होंने अपने आयु के आखिरी स्टेज में उन्होंने बात को कबूला भी कि भाई हम नहीं चाहते थे कि ये नक्सल जो शब्द निकल कर आया ये यहाँ पर आकर रुके। कुछ समय के बाद ये हिंसा का एक मार्ग हुआ, कुछ लोगों के लिए ये अपने साम्राज्य को फैलाने की बात थी। अब कुछ समय के बाद जब ये ध्यान में आया कि ये सारी गतिविधियां करते समय अब देश के
एक लिमिटेड, जिसे रेड कॉरिडोर जो कहा जाता था, जी जी। जो सीधा उत्तर भारत से लेके केरल तक, जो सर एक नेपाल बीच से, में, नेपाल से, नेपाल से, नेपाल नेपाल से, ठीक है, से। जी आप नेपाल से कहिए, पूरा जी खींचा गया था। अब उस लकीर को जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग है, और ऐसा है कि देखिए, हर कोई तो जंगल में जाकर हथियार तो नहीं उठाएगा, तो कुछ लोगों का उसे पूरे शहरों में सपोर्ट मिले, इसका विस्तारीकरण करने की एक मर्यादा है। मुंबई शहर में कोई आप हाथ में हथियार लेकर तो जाएंगे नहीं यार, जंगल तो है नहीं। देखिए, उसका विस्तार के लिए ये सारी बातें, जिसे आज अर्बन नक्सलवाद ये सारा कहा जा रहा है ना, ये उसी समय के ये सारे शब्द प्रयोग होना शुरू हो गया। और आप देखते होंगे कि कई जगह पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, यानी महाराष्ट्र में जब ये सातारा का विषय हुआ, और वो विषय होने के बाद पुलिस की तफ्तीश में जो सारी बातें आई, और उन बातों के बाद में पता चला कि इसकी तैयारी कब से हो रही थी, यानी तेल तुमड़े वगैरह जो सारी बातें चल रही थी, फिर जो हाई कोर्ट और ये सारे विषय चले। अच्छा, ये सारे लोग, ये कोई छुपे हुए लोग तो है नहीं, ये उजले चेहरे लेकर लोगों में घूमते हैं, अपनी बातें कहते हैं। शीतल साठे, यानी आपने देखा होगा, जी। उन्हें अरेस्ट करने के बाद में जेल में भी जिस तरह की उनकी एक्टिविटी चल रही थी, अब ये पता नहीं मुझे ये कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं। हाँ, एक हो सकता है कि आपको ये सिस्टम अच्छी नहीं लगती हो, इस सिस्टम से आपको गुस्सा हो सकता है, या इस सिस्टम में सारे के सारे लोग चोर हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, सारे के सारे भ्रष्ट है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। और आखिर में जो एक बात इनकी होती है कि एक दिन इस देश में संपूर्ण क्रांति आएगी। ये कानकर जो साहब, संपूर्ण क्रांति आएगी, जी ये जी। शब्द है ना, इसका क्या मतलब आप निकालेंगे साहब? क्रांति, अब इस देश में सत्याग्रह से क्रांति आई ऐसा कहकर हमने लोगों का उदारीकरण किया। आज भी जितनी महत्ता क्रांति वीरों को मिलनी चाहिए वो तो मिल नहीं रही है। जितनों ने अपनी जान दी, हंसते हंसते झूल गए फांसी पर, उन्होंने तो कोई अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन ये सारी की सारी सिस्टम अपने हाथ में लेकर, और इस देश में बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन न मानना। अब आप किसी भी अर्बन नक्सलाइज की भाषा को आप यदि सुनेंगे, या उनके भाषण मैंने सुने हुए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो एक अलग तरह की पूरी उनके काम करने की जो गति है, मुझे लगता है शहरों में इन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की आवश्यकता कानकर थी। साहब, द और फियर इज ऑफ एट्रोसिटीज, मिसयूज ऑफ द लॉ। जैसे उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि डर है, आपने कहीं नक्सल्स का रिफर नहीं किया, कहीं दहशतवादी का रिफर नहीं किया। ये कानून को मिसयूज करेंगे ऑपोजिशन, क्रिएटिव डिसेंट, विरोध बोलना, सरकार की आलोचना करना, सरकार टीका टिप्पणी करना, ये कानून आप मिसयूज करेंगे, आप प्रॉपर्टी से अटैच करेंगे, लोगों को जेल में भेज देंगे, घर से बेघर करेंगे। तो ये ड्रकोनियन लॉ है, ये डर है उद्धव ठाकरे जी और अलग अलग जितने ऑपोजिशन है। कानकर साहब, प्रदीप जी, ये बात कौन कहता है, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। जो आदमी अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में एक दिन मंत्रालय गया था साइन करने के लिए, आप उसकी बात को क्यों इतना सीरियसली ले रहे साहब? दूसरी बात, ऐसा है कि प्रॉपर्टी अटैचमेंट और ये सारी बात, ये भाषण में कहने के लिए आसान है। ये किसी पर हम एफआईआर दर्ज करें और उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाए, इस तरह की कभी बात होती नहीं है। अनेकों बार ये सारा विषय इससे पहले भी हो चुका है, और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर देता हूँ। देखिए, इस कानून को लाने की आवश्यकता, उस पर बहस हो सकती है राजनीति। ये बहस जब टाडा का कानून आया था, जब अरुण जेटली जी ने सहारा जो अभी है, उस समय ये ताज था, उस समय मैं उनके प्रोग्राम में, ये नियर अराउंड अबाउट 2003, जब टाडा कानून के बारे में वहां पर वो आए थे उनका भाषण सुनने के लिए, उस समय मैं भी गया। उस समय उन्होंने उस कानून की आवश्यकता, उसमें हुई चेंजेस, और जिस तरह से अपराधी अब नई नई बातों को लाकर छूटने का प्रयास करते हैं, तो उन्होंने उस समय टाडा के कानून को लाया था। उस समय जिन्होंने विरोध किया, सारा किया, अब वे सत्ता में आने के बाद क्या हुआ, ये आपने भी महसूस किया राजीव जी। जो 2002, 3, 4 में
विरोधी पार्टी में रहते रहते इस बात पर बहस करते थे। जब 2008 में मुंबई शहर पर हमला हुआ तो कड़े कानून और इसकी बात करने वाले यही लोग थे। देखिए ऐसा है, नक्सलवाद अब देश में खत्म होने की कगार पर आ चुका है, लेकिन आज भी फॉरेन फंडिंग तो बंद हो चुकी है। हथियार विदेशों से आना, यानी लगभग 80% हथियार ये सारे लोगों को चाइना से आते थे। ये भी आपको बता देता हूँ, पैसा आना लगभग रुक चुका है। अब उसके जो मार्ग है वो आपके शहरों तक सीमित बचे हुए हैं। अब इसको रोकने के लिए भी सरकार कोई कानून ला रही है, तो मुझे लगता है कि इस विषय को हमने देश की सुरक्षा की दृष्टि से हमने सोचना चाहिए। सर, इसमें पीएमएलए लागू नहीं है क्या? मैं आपको सुशील व्यास जी विल कम इन ऑन दिस। आई थॉट पीएमएलए वुड बी सफिशिएंट बिकॉज द न्यू वेपन, बाय द वे, जो नया हथियार जो है ये नक्सलवादियों के हाथ में और उनके जो सिंपथाइजर्स हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई डू नॉट डिसएग्री विद यू और विद देवेंद्र फडणवीस साहब जब वो कहते हैं अर्बन नक्सल जो कहते हैं, वास्तविकता में उनसे बहुत खतरा है, इस देश को खतरा है सर। जैसा कि गणेश खानकर साहब, मैं आपसे जानकर के जरा ज्यादा बात कर रहा हूं। सुशील व्यास जी, प्लीज डोंट माइंड, गणेश खानकर साहब हैज टू गो at about 7:45, so I'm just asking him this question again, then I'll come to you. As was evident sir during Operation Sindoor, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप अगर सोशल मीडिया को एनालाइज करें तो सर पाकिस्तान की तरफ से खबर आई कि एक रफाल एयरक्राफ्ट को तोड़ दिया गया, फिर यह कहा कि 3 रफाल एयरक्राफ्ट उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। सर, बहुत सारे ऐसे बड़े अच्छे मित्र हैं हम लोगों के, आपके भी, सुशील व्यास जी के भी, जो अट्टहास कर रहे थे सर, खुशियां मना रहे थे कि देखो इंडियन एयरफोर्स के कितने कितने एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए। अभी भी यहीं पर हैं, अभी भी यहीं पर हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं और बहुत बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनको हमारे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा दिया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है सर। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं उनके बारे में क्या कर रहे हैं हम लोग। इट इज क्वाइट एविडेंट sir, I am shocked and I am ashamed that how can these people call themselves Indians? ये हिंदुस्तानी अपने आप को कैसे कहते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। गणेश खानकर साहब, आप बताएं प्लीज। राजीव जी, आपने कहते कहते एक बहुत बड़े विषय पे आपने हाथ डाला हुआ है। ऐसा है कि साहब, इस देश में आपका जनतंत्र इतना नीचे जा चुका है कि संसद में सवाल पूछने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। नीरा राडिया जी का आपने नाम सुना होगा। जी, मैं जानता हूं उनको, बराबर है, मैं जानता हूं उनको। प्रदीप जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी, हम जानते हैं उनको। जी जी। नहीं, ऐसा है कि राजीव जी, आपका विषय अलग है और प्रदीप जी बाय पर्सनालिटी, यानी वो जानते होंगे तो मुझे और भी खुशी होगी। ऐसा है राजीव जी कि नीरा राडिया जी क्या काम करती थी आपको पता है? मालूम है सर। दे वेर इन्फ्लुएंसर्स। यस। और टाटा और रिलायंस, इनके बीच में जो झगड़ा चल रहा था, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एमईआरसी में आई वॉज ए कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव, और वहां पर जो सारे ट्रिब्यूनल चलते थे उसमें एक पिटीशन मेरी भी थी जी। दैट इज चेंज ओवर, क्रॉस सब्सिडी, ये जो सारे इलेक्ट्रिसिटी के विषय, इनमें मेरा बहुत अध्ययन है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। ये नीरा राडिया जी ने, आपको पता होगा कि टाटा और इनके झगड़े में जो मोर्चे निकाले गए, वैसे आज अब नाम लेना उचित नहीं है, आप भी उनको जानती है, उनके कहने पर उस पार्टी ने अपने मोर्चे निकाले, उसमें उनके एक पार्टी वर्कर महिला की आंख चली गई। जी, ये आप भी जानते होंगे, मालूम है सर। अब इस देश में ये सब होता है। तो ये इस समय किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने किसी बिजनेस को आगे करने के लिए यदि किसी मीडिया हेड को पकड़कर ये सारी चर्चा चलाई, या किसी देश के कोने में कहीं कुछ लोगों को पकड़कर उसकी व्यवस्था करके हाथ में कुछ फ्लैग्स देके खड़ा किया और एक मीडिया हेड को मैनेज करके पूरे दिन उसकी न्यूज चलाई, तो साहब ये कोई बड़ी बात नहीं है राजीव जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं जब ये ईरान और इनकी लड़ाई देखता हूँ, और जब ये देखता हूँ कि ईरान की संसद में जश्न मनाया जाता है साहब, जश्न मनाया जाता है। हालांकि ये बात सही है कि सबसे बड़ा नुकसान इस जंग में ईरान का हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद एक देश खड़ा होता है, वो जश्न मनाता है। और अमेरिका के बारे में वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ये भी सर आपने देखा है
मुझे अजीब लगता है कि जब देश संकट सर में हो। हिंदुस्तान के बारे में बताएं ना, ये जो हमारी लॉबी है उसके बारे में बताएं कि हिंदुस्तान और वही पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आप पाकिस्तान की बात को मान करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सर ये क्या है, आप आप बताएं ना सर बढ़ावा साहब। बढ़ावा नहीं। देखिए, हमारे जवानों की शहादत पर सवाल उठाए जाते हैं, तब बड़ा दुख होता है साहब। आपको हमसे गिला शिकवा हो सकता है मोदी जी से, आप हम पर टीका टिप्पणी कीजिए, जब संसद के अधिवेशन चलते हैं आप उसमें खड़े रहिए। आप जब वोटिंग होती है वक्त बोर्ड की, तो आप रात को 12 बजे नींद से उठकर संसद में वोटिंग डालने आते, टी शर्ट पहनकर, मानो जैसे कोई आप, यानी अब उस पर आज ये बहस का मुद्दा नहीं है। यू आर नॉट सीरियस अबाउट दैट पॉलिटिक्स एंड जी आपकी जो ड्यूटी है। लेकिन जब लड़ाई चलती है तब आप अपने ही जवानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं। क्या हम सर एक सोच सकते हैं, जब एक पायलट अपने देश के किसी जहाज को लेकर हवा में उड़ता है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर सामने के शत्रु देश में जब जाता है साहब, वो किस मानसिकता में होगा, और जब इन नेताओं के भाषण सुनता होगा वो किस मानसिकता में आता होगा। आप सर कल्पना कर सकते हैं साहब। सर मैं कल्पना कर आप सकता उस हूं, क्योंकि आप सोचिए। हमारे जितने पायलट्स हैं दे डोंट टेक देम सीरियसली, लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, लेट मी गो अक्रॉस नहीं टू। नहीं राजीव जी, जी उनके परिवारों के बारे में सोचिए ना मैं साहब। मानता हूं सर मैं मानता हूं, आपकी बात पूरी मानता उनके हूं, लेकिन उनके सर आई परिवार। एक्सपेक्टेड यू टू टॉक अबाउट ऑल दोज इंडस्ट्रीज हु हैव गिवन मनी टू दीज मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नहीं, मैंने यू वांट मी टू मैंने नेम कहा देम, आई कैन था। नेम देम। आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं, मैं नाम ले लूंगा सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नीरा राडिया का उदाहरण सर वो ये तो आप राजीव बहुत जी पुरानी को बात दिया। कर रहे हैं ना, वो तो इंटरनल लॉबिंग थी सर, ये तो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। सुशील व्यास जी आप बताएं। नहीं जी नहीं नहीं हाँ ठीक है, राजीव बोलिए जी, सर, राजीव बोलिए जी, बोलिए राजीव जी, बोलिए ऐसा है, बोलिए सर बोलिए। इस पूरी दुनिया में हथियार खरीदने और बेचने का एक बहुत बड़ा मार्केट इस है समय है अवेलेबल है। है सर। दूसरी बात, अब आप थोड़ा सा देखेंगे तो कई दिनों के पहले यह आपका मार्केट यमन तक सीमित था, यह आपका वेस्ट एशिया तक सीमित था, जब उन देशों में इस तरह की सारी उथल पुथल की गई। अब यह मार्केट धीरे धीरे आपके एशिया तक लाने का पूरा प्रयास हो रहा है। अब ये जब मार्केट आ रहा है तो सब उस समय रेट्स में कंपैरिजन की जाती है, अपनी टेक्नोलॉजी में कंपैरिजन की जाती है। फिर आपके नेता जो उस समय सत्ता पर बैठने वाले होते हैं, उनके क्या इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके क्या रिलेशंस होते हैं, इस पर बहस होती जी है। बिल्कुल दुरुस्त देखिए बात है। आखिर राइट सर, आखिर आई कम बैक टू खरीदने दैट। सुशील व्यास जी हैज नॉट स्पोकन एट ऑल। व्यास जी आप इसके ऊपर क्या कहेंगे फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सर, दिस न्यू पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट व्हिच हैज कम। सुशील व्यास जी प्लीज गो अहेड। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सुन रहा था, हमारे साथी बोल रहे थे इसके ऊपर, लेकिन इसकी भूमिका देखिए राजीव जी 2024 से शुरू हुई। अब राजनीतिक बात हम पहले कर लें। जी जब 2024 में सदन में इसको पेश किया गया, पिछले जो वार्षिक वर्षाकालीन अधिवेशन जो होता है महाराष्ट्र विधानसभा का, तो उस समय क्या हुआ, लोगों ने यही चिंताएं व्यक्त की जो आज आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। जी उन चिंताओं को लेते एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार होती है उसने जो एक तरीका होता है संसदीय राजनीति का, कि भाई ठीक है, अगर हमारे संसद के सदस्य विभिन्न दलों से जो आते हैं वो अगर कोई चिंता जाहिर करते हैं किसी विधेयक को लेकर, तो उसको संसद की कोई समिति की तरफ भेजा जाता है, जिसको हम संसदीय समिति कहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी। और 26 सदस्यों की एक समिति बना करके उस समिति को ये रेफर कर दिया गया कि भाई इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के पेश करें। अभी ये इस 9 जुलाई को विधानसभा के समक्ष वो रिपोर्ट आई, 10 जुलाई को सरकार ने उसको पेश किया। अब पेश करने के पीछे देखिए राजीव जी, क्या ये पहला राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें इस तरह का कोई कानून आया है? क्या इसके पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस तरह के कानून नहीं है क्या? तो क्या वहां प्रजातंत्र पे हमला हो रहा है क्या? क्या उसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या उन कानूनों में और इस कानूनों में कोई बदलाव है क्या? और फिर उसके आगे जाके मैं कहूँ, केंद्र सरकार द्वारा पारित कई कानून हैं जिनका सहारा ये माओवादी और नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार को लेना पड़ रहा था। अब उसमें क्या होता क्या है कि किसी भी संगठन या किसी भी गिरोह के खिलाफ अगर एक्शन लेने के पहले कुछ कानून में इस तरह के प्रावधान होते हैं कि आपको प्रायर परमिशन कंसर्न अथॉरिटी से लेनी पड़ती है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। उसमें क्या होता है, मिस द वो हम लोग मिस कर जाते हैं अपॉर्चुनिटी को जो हमको उनके ऊपर अटैक करना है, क्योंकि एक
सपना भारत के लोगों ने देखा है और भारतीय सरकार ने भी एक घोषित रूप से कहा है कि भाई एंड ऑफ मार्च 2026 हम भारत को नक्सल मुक्त करना चाहते हैं। और जब उस उद्देश्य को लेकर के कोई कानून जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के हित में और बनता हो, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र पे हमला अगर होता तो मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि कल विधानसभा के अंदर जब इसको ध्वनि मत से पास किया गया, एकमात्र विधायक डॉक्टर नवले साहब जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संबंधित हैं, उनके विरोध के अलावा 287 विधायकों में से किसी ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया। और अगर नहीं किया, सदन के अंदर वहीं पास होता है, और अगर आपने वहां विरोध नहीं किया तो फिर बाहर आकर के मीडिया के अंदर इस तरह की चर्चा करना, इस विधेयक का विरोध करना, उनके प्रवक्ताओं द्वारा अप्रजातांत्रिक वगैरह इस तरह की बातें करना, तो मुझे लगता है कि ये दोगलापन हो जाता है। अगर आपको विरोध करना था, अगर आज आप मीडिया में बोल रहे हो, तो संसद में उस सदन के अंदर किसने रोका था आपको विरोध करने के? They could have asked for a division. They could have asked for a division. They could have asked for division. That's right. Why they have not opted for that? Correct. You got a brute majority आपके पास brute majority है। महायुति एकनाथ शिंदे जी ने लाड़की बहन स्कीम के बाद ऐसे खुलेआम आपको ब्रूट मेजोरिटी सुशील व्यास जी की कोई बात सुना ही नहीं जाएगा। डिस्कशन इसलिए उद्धव ठाकरे जी बाहर असेंबली के बाहर सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये इट कुड बी मिसयूज, इट इज एट्रोशियस, इट इज ड्रैकोनियन, पीपल कैन पुट इन जेल विदाउट ट्रायल। सुशील व्यास जी, उद्धव जी इसलिए मंच के बाहर यानी असेंबली के बाहर बोल रहे हैं। नाम्बियार जी, मैं आपकी बातों से सहमत इसलिए नहीं हूं विनम्रता के साथ कि अगर हमको भारी बहुमत का अगर उपयोग करना होता तो हम उसको चर्चा का विषय नहीं बनाते, सदन के सामने रखते, पास कर देते। लेकिन हमने जब चर्चा के लिए सदन के सामने कोई चीज रखी और तमाम लोगों ने अपने विचारों को रखने के बाद ध्वनि मत से इसको पास करवाया। एकमात्र, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, एक विधायक जो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है, डॉक्टर नवले शायद उनका नाम है, उसके अलावा किसी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है सदन में मौजूद तमाम तरह की विचारधाराएं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से निर्वाचित होकर आए हुए विधायक हैं, उन्होंने इस बिल के समर्थन में अपने आप को रखा, क्योंकि ये जरूरी था। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को नक्सलवाद और माओवाद से सुरक्षित करने के लिए हमको ये कानून लाना जरूरी था। और उसीलिए हमने जब 1 साल पहले तमाम तरह की बातें आई, कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने उठाई सदन के अंदर कि इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, चिंता जाए। So which is fine. I agree with you also. क्या है कि क्या जो 15 सेकंड 26 सदस्यों की समिति छोटी मोटी नहीं होती नाम्बियार जी। सदन के 26 सदस्य बैठ करके कोई उस बिल पर चर्चा करके एक रिपोर्ट देते हैं और वो सदन के सामने रखते हैं, तो उसका एक अपना महत्व होता है। और इसीलिए उस बिल को पास किया। व्यास साहब, एक छोटी सी बात है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उद्धव जी को अगर बाहर आकर के बात करनी थी, या कांग्रेस के लोग जो अभी अगर बात कर रहे हैं उसके खिलाफ और ऑफिशियली बात नहीं कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि अगर डिवीजन मांग लेते, भले ही सबको मालूम है बिल तो पास होना ही था, लेकिन एटलीस्ट इट वुड हैव बीन रजिस्टर्ड कि इतने लोगों ने उसको अपोज किया। नाउ इवन दैट इज नॉट देयर, सो व्हाई डिड दे डू दैट? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। व्यास साहब, वो तो उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता वही लोग जानते हैं, वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो अप्रजातांत्रिक है। वो किसी भी प्रजातांत्रिक नेता दल के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप दोगलापन करें, सदन में आपका रवैया कुछ रहे, जनता के बीच में आप कुछ करें। वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। वी नीड नॉट एक्सपोज देम, दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्फ। अब व्यास जी, यू आर अ लॉयर, यू आर अ लॉयर योरसेल्फ। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी। एक मिनट लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण नहीं, गणेश गणेश जी, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ भाई। मुझे बताइए, तेलंगाना में हमारी सरकार है क्या? जी। आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार थी क्या जब वो कानून पास हुआ? ओडिशा में भी है, झारखंड में भी है सर। नहीं, और झारखंड और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें थी या हमारी सरकार है? तो क्या या जो विरोध इस बिल को लेकर के कर रहे हैं, क्या हम उन चारों सरकारों को अप्लीकेबल करने की हिम्मत तो रखते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? बस इतना जवाब हमको चाहिए। जी। क्या गणेश शंकर जी आप कुछ बोल रहे थे, मैं फिर गोपाल तिवारी जी के पास जाता हूँ, बोलिए सर। नहीं, क्या है राजीव जी, अभी के दिनों में एक नई काम करने की पद्धति आई हुई है। आपको जनतांत्रिक पद्धति से जो अधिकार मिला हुआ है, जब ये विधायक यानी जो ये सब विधायक हो, सांसद हो, तो इनको बात कहने के लिए पार्लियामेंट और विधानसभाएं दोनों अपनी जगह पर है।
डिवीजन मांगकर वो ये नहीं बताना चाहते कि भाई हमारे में से कितने लोग अपनी जगह पर है, इनमें से आधे लोग सरकार के साथ हो चुके हैं, वे डिवीजन नहीं मांगेंगे। लेकिन कम से कम जब ये बातें आती है जी तो इनमें से कौन सा विधायक, कौन सा सांसद अपने हाथ में, जो हमेशा ये लाल किताब लेके घूमते हैं ना साहब कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी हमेशा भाषण देते समय एक हाथ में किताब और ये, कितनी बार राहुल गांधी जी ने ऐसे विषयों पर संसद में भाषण दिया हुआ है साहब, कुछ बातें कही है और जिसको सुनकर पूरी संसद या पूरा देश सोचने पर मजबूर हो चुका है। ऐसे कई भाषण हमने सुना है, सुषमा जी के हो, उसमें यानी कांग्रेस के लोगों का भी मैं उल्लेख करूंगा, अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब बोलते थे और उनको जो उदाहरण यानी इंदिरा जी के समय से लेके उनके बातों के कोटेशंस उसके बाद में आते थे। आपने शरद पवार जी का कभी भाषण सुना होगा साहब, वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बिफोर 98 उनके स्पीचेस भी आप सुनिए। तो क्या कभी इन नेताओं ने भाषण दिया? उद्धव ठाकरे बाहर आकर बात कर रहे हैं। मेरा तो बात यह है, क्या विधान परिषद की कार्यवाही होते समय उद्धव ठाकरे जी पूर्णकालीन कम से कम विधान परिषद में बैठे थे क्या? इतना तो सवाल शायद आप लोगों ने करना चाहिए साहब। जी जी एक बड़ा दुर्लभ। मजाक है, एक तो वो आते नहीं है और बाहर आकर उस पर बात कहेंगे। साहब विधान परिषद में आप दीजिए ना, 1 घंटा भाषण दीजिए, पूरे विधान परिषद को मजबूर तो कीजिए। गोपाल तिवारी जी से बात कर लें सर। No, but I just asked, गणेश जी और व्यास जी, ये संजय राउत 100 दिन अंदर थे, अनिल देशमुख उससे ज्यादा एनफोर्समेंट डायरेक्टर, तो बार बार यही हाईलाइट करते हैं कि ये सब कोई केसेस, ठोस सबूत उनके खिलाफ था ही नहीं, अंदर थे, अब बेल में छूट के। दे कॉल अबाउट मिसयूज ऑफ, पहले पीएमएलए, अब यू गो टू मिसयूज दिस इन सम डे, कोई दिन कई दिन आप ये मिसयूज करोगे अगेंस्ट ऑपोजिशन। तो ये एक भय है, पुराने केसेस जो आपने किए हैं वो एक भय फैक्टर है ऑपोजिशन में मिसयूज का। मैं आपको खाली 2 ही उदाहरण देता हूँ। अनिल देशमुख वॉज अ होम मिनिस्टर, उन्होंने ही अपॉइंट किए हुए कमिश्नर ने मीडिया के सामने आकर उन पर एलिगेशंस लगाए थे 100 करोड़ के। हम तो पावर में नहीं थे साहब, हम तो नहीं थे ना। मनसुख हिरेन, थोड़ा सा याद करिए, जी मनसुख हिरेन की हत्या होने वाली है, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने 1 दिन पहले सदन में कहा था, याद कीजिए। उसके पहले जब उसको वाजे ये सारी केस में थे, तो वाजे को आप पुलिस फोर्स में वापस मत लीजिए, ऑन रिकॉर्ड देवेंद्र जी की मांग थी। उस पर उद्धव ठाकरे जी ने कहा था क्या वो कोई आतंकवादी है, बाहर से आया हुआ है? साहब प्रदीप जी, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किसी जिंदा व्यक्ति के मुंह में कपड़ा ठूस कर उसे कीचड़ में फेंका गया, जिसकी जिंदा रहते जान चली गई साहब। अब ये अनिल देशमुख की जो आपने बात की में वो बात। सेकेंड बात, संजय राउत, क्या आपने उस महिला, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उस महिला पत्रकार के साथ रात को उनकी जो बात हुई थी, जो आज भी आपको सर्च करेंगे तो सारी बातें मिलेगी, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग, और उसमें वही गोरेगांव के पत्राचाल का उल्लेख है, उसमें पैसे की बात कही गई है, वो गाली दे रहे उस महिला को। साहब ये सारे एविडेंस हमने तो क्रिएट नहीं किए थे साहब, हमने तो क्रिएट नहीं किए थे ना, ये तो सारे सबूत सामने हैं। आज नहीं तो कल इन पर तो बात होगी ना साहब, आपको बेल मिली, जी इसका मतलब आप उसमें से छूट गए, ऐसा तो नहीं होता है। सर पत्राचार पीएमएलए इसके में तो बारे में ऑलमोस्ट वैसे ही होता है सर। पीएमएलए का तो कानून ऐसा है कि उसमें अगर बेल मिल जाती है तो इसका मतलब यू आर मोर और लेस इन द क्लियर, बट दैट्स अ सेपरेट बट इशू। व्यास जी आपसे टिप्पणी चाहता हूं, संजय राउत वाला मैटर में प्रोबेबली द जज सेज, ही सेड दैट व्हाट इज द एविडेंस यू हैव गॉट अगेंस्ट हिम, व्हाट इज द एविडेंस यू हैव गॉट अगेंस्ट संजय राउत कि बार बार हर तारीख पे नया कुछ, probably the prosecution was not able to provide proper evidence. व्यास जी। नाम्बियार जी, न्यायिक व्यवस्था में आप भी जानते हैं, आप भी उसी में एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, कि कोर्ट में क्या होता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है, उसकी कार्रवाई कैसे होती है, उसकी चर्चा इतने डिटेल रूप में मीडिया में हम लोग नहीं कर सकते, नहीं करनी भी चाहिए, क्योंकि दैट अफेक्ट्स द मेरिट ऑफ द केस। अब जो हुआ, मेरे गणेश भाई ने बहुत सही कहा कि जमानत पे छूट जाने का मतलब एक्विटल नहीं होता है।
जमानत पे छूटने का मतलब बरी नहीं होता, दोनों के सेक्शंस अलग अलग हैं, दोनों की धाराएं अलग अलग हैं, दोनों जी। के प्रावधान अलग है। जिस दिन ये दोनों भाई, जिस दिन जिनका नाम आप लेके चर्चा कर रहे हैं वो बरी हो जाएंगे, उस दिन हम जो भी आरोप आप हम पे लगाएंगे भी तो हम उसको झेलने के लिए तैयार रहेंगे। राइट सर, लेट मी गो अक्रॉस टू गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी नमस्कार। गोपाल तिवारी जी, शायद आपको इंस्ट्रक्शन आई है अपनी हाईकमांड से कि आप इस कानून के ऊपर बात नहीं करेंगे। यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। इफ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, आई वोंट आस्क, आई एम आस्किंग यू। ये नया कानून जो अभी अभी आया है महाराष्ट्र में, पब्लिक सेफ्टी वाला, जिसके ऊपर जन सुरक्षा कानून के ऊपर आप बात नहीं करना चाहेंगे सर? आई कांट हियर यू सर, आई थिंक योर फोन इज ऑन म्यूट। अनम्यूट करिए ना फोन को। जी बोलिए। अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर, फर्स्ट क्लास आ रही है, बहुत जबरदस्त। आपकी Yes, sir. आवाज को कोई दबा नहीं सर सकता। ऐसा है कि इसके बारे में अभी विधान परिषद में भी मसला चल रहा है, और इसके बारे में एक में बात बता देता हूँ। हमारे पहले से भूमिका यही है, जब प्रदेश कांग्रेस की और विधानसभा कांग्रेस की भी, कि ये कानून लाने की जरूरत क्यों है। अगर जब अमित शाह जी बोलते हैं टीवी 9 की मुलाकात में कि 72% जो नक्सलवाद है हमने काबू में ला लिया, और अभी जब फडणवीस जी बोलते हैं सिर्फ 2 तालुके में नक्सलवाद है, लगभग हमारा नक्सलवाद में कंट्रोल आया। अगर आप खुद हमारा देश के गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री अगर बोलते हैं कि हमने नक्सलवाद को काबू में लाया, तो फिर ये कौन सी ऐसी मजबूरी है कि ये कानून लाने की जरूरत पड़े। दूसरी बात, जब देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में, जो भारत जोड़ो यात्रा में मैं खुद था, 16 दिन था, कैंप बी में मैं रहता था, 16 दिन मैं चला पूरा भारत यात्रा में, तो उसमें भी उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, जिम्मेदारी से आरोप लगाया है कि 40 नक्सलवादी संगठनों का उसमें संबंध था। अरे व्हाट, क्या बात कर रहे सर आप। एक नॉट अ सिंगल एफआईआर आपने दर्ज की है, ना इंक्वायरी की है, ना आपके पास सत्ता है, ना पूरी यंत्रणा है, और आप हवा में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मतलब क्या। तो फिर आप क्या, किसकी आवाज दबाना चाहते हैं। सर मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि पुणे शहर श्रमिक पत्रकार संघ, जो पत्रकार संघ है, उन्होंने इस कानून को विरोध किया था, और जो भी मीडिया के पुणे के जो संगठन है उन्होंने पकड़ा, क्योंकि ये कानून उनके लिए हार्मफुल ज्यादा है। अगर देवेंद्र फडणवीस जी बार बार दुआ देते हैं सभागृह में कि इसका गैर उपयोग नहीं करेंगे, मतलब इसका गैर उपयोग हो सकता है। इट इज क्लियर। मतलब आप जब कहते हैं कि इसका गैर उपयोग नहीं करेंगे, इसका दूसरा मतलब यह है कि इसका गैर उपयोग हो सकता है, तो ये सीधी बात है। और इसके बाद भी आप अगर कहते हैं कि हमने जो ज्वाइंट कमेटी बनाई, उसमें से जो आपने जो सुझाव दिए थे जो ज्यादा हार्मफुल थे वो उनको निकाल दिया, लेकिन जब बाद में सदस्यों को पता चला, जब हाथ में जो आया जो डॉक्यूमेंट, तो उसमें से वो कुछ नहीं निकाला था। इट्स अ बिट्रेयल, मतलब ये विश्वासघात किया है सभासदों के बारे में। कांग्रेस पार्टी इसके बारे में जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताएंगी, इसलिए हमको बोला था कि हम जब बात करेंगे विधान परिषद में है, और जब ये बात है कि दहशत नक्सलवाद पूरा कंट्रोल में आया है, जब 1 साल में पूरा नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी। यही है कि सर मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कामरा जैसे कलाकार है जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र के हिसाब से क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेटी, जो कवि सम्मेलन में क्रिटिसाइज होता है, जो पत्रकारिता में क्रिटिसाइज होता है, उनके ऊपर वो उन्होंने कहा था कल कि हम व्यक्ति के ऊपर नहीं, हम संस्था या संगठन के ऊपर। तो ये भी तो एक छोटी छोटी संस्था है, ताकि वो वृत्त संस्था हो, कोई मीडिया संस्था हो, कोई कलाकार संस्था हो, ये भी है ना। तो इसके ऊपर भी आप ये जो ऐसे डेमोक्रेटिक जो इंडिपेंडेंट पब्लिक है, जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, इनके लिए खतरा साबित होने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या अभी तक ऐसे कानून नहीं है महाराष्ट्र में या देश में कि नया कानून लाने की आवश्यकता पड़ गई। गोपाल तिवारी, तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये जरूरत ही क्या। आप मेरा स्टेटमेंट पढ़िए, आपको भेजा मैंने, उसमें टीवी 9 का जो भी डॉक्यूमेंट है, अमित शाह का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। अगर आप खुद कहते हैं कि हमने कंट्रोल कर दिया नक्सलवाद, तो फिर ये कानून लाने की जरूरत क्या है। तो ये कानून लाने की जरूरत यही है कि जो इंडिपेंडेंट सेक्टर है, पत्रकार है, जर्नलिज्म है, कलाकार है,
जो अपनी या राठौड़ जैसी कलाकार है, आप उनका आवाज बंद करना चाहते हैं क्योंकि आप फेस नहीं करना चाहते, गोपाल तिवारी जी, मगर कर्नाटका में आप ही ऐसे कानून लाने वाले हो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप को एकदम कैद में रखने का कानून आप ही लाने वाले हो। तो आप जहां लेके आते हो यहां पर क्लियर कट फडणवीस साहब ने कहा दिस विल बी ओनली अगेंस्ट द नक्सल्स, वी वांट टू कंट्रोल दहशतवाद और नक्सलवाद। क्लियर कट जब चीफ मिनिस्टर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस। वहां का कानून का ड्राफ्ट क्या है कर्नाटक, प्रदीप जी, कर्नाटक के कानून और महाराष्ट्र के कानून में ड्राफ्ट में बहुत अंतर है। अगर वहां के बीजेपी के लोग एक्सपोज करें अपोजिशन करके क्या उसमें गलत है और क्या सही है, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। हम कहाँ बोलते हैं कर्नाटक में भी आपकी बीजेपी है, तेलंगाना में भी आपकी बीजेपी है, तो वो वहां पे क्लियर करे क्या है क्या नहीं। जी अब आप बोलिए सर प्लीज। सर तेलंगाना में बीजेपी है? आई डिडंट नो। गणेश कानकर जो भी है वहां के अपोजिशन है ना वहां पे, वो भी सामने आके उसमें गलत क्या सही क्या उसका एक्सपोज करे, वो सामने रखे जनता। कानकर साहब, यू वांटेड टू गो, यू वांटेड टू लीव, यू वांटेड टू से समथिंग बिफोर यू गो। आप जाने के पहले कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये राजीव जी, ऐसा है कि मुझे एक अन्य डिबेट में भी बैठना है जी। गोपाल जी अभी आए हैं तो ये मेले काश तो शुरू रहेंगे, मगर गोपाल जी के दर्शन के लिए काश हम न होंगे। मेरी अंतिम बात कह के मैं जाना चाहूंगा। गोपाल जी कहते कहते ये भूल गए कि कर्नाटक और तेलंगाना ये दोनों स्टेट में उनकी सरकार है। अब उसमें जो कुछ सुधार करना था वो उन्होंने ही करना था, वो भारतीय जनता पार्टी पे डिपेंडेंट है। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूँ गोपाल जी, थोड़ा रुकिए। मैंने ये कहा कि वो एक्सपोज करे, अपोज करे, ये कहा मैंने। अरे लेकिन क्यों अपोज करे भैया, हम तो कानून लाना चाहते हैं। अब थोड़ा दिन आप रुकिए, ऑपरेशन लोटस शुरू होने में दोनों स्टेट में अब थोड़ा समय बाकी है, हो जाएगा शुरू, आपको हम बता देंगे। सरकार गिराएंगे, अब वो खुद ही ये मैं नहीं कह रहा हूँ राजीव जी, मैं गोपाल जी खुद ही कह रहे, वो एक्सपोज करे भाई आपकी सरकार है, ये मैं बताऊं ये। अच्छा, उनको मालूम था इसलिए बोला आपका सरकार है। राजीव जी ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। राजीव जी ये क्यों बैठे ना, वो अपोज करे। जी खानकर साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू बिफोर यू गो सर। मेरी एक बात आपको कह देता हूँ, लेकिन इनकी दिल की बात बाहर आ गोपाल तिवारी जी, जरा उनको सर उनको लास्ट वर्ड बोलने दीजिए ना, उनको जाना है सर। मतलब सर उनको जाना है। तो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी गोपाल तिवारी जी, डेमोक्रेसी। अरे तिवारी जी उनको जाना है, जरा बोलने दीजिए ना उनको। एक सेकंड सर, हाँ बोलिए गणेश कानकर साहब, बोलिए। भी जाना है 8:50 को। जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि एक बात आप राजीव जी थोड़ा समझ लीजिए, बात कहते कहते गोपाल जी ये भूल गए कि उन स्टेट्स में उनकी सरकार है। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए भारत जोड़ो यात्रा को मैंने आपको पहले ही कहा था, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस मत छोड़ो यात्रा है। और उस समय आप देखिए राजीव जी, जो लोग उस समय यात्रा में जो फोटोज आपको दिख रहे थे, उसको थोड़ा सा आप सीरियसली आप थोड़ा सा चेक करिए। ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोकमैन के रूप में मैं जो आपसे कह रहा हूं, आप उस पर मत जाइए। ये लोग राजनीति में नहीं है, ये लोग राजनीति में नहीं है। जो राहुल गांधी जी के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे, उनके साथ स्टेज पे खड़े थे। और एक बात गोपाल जी, शायद मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को जिस तरह से खोया, याद कीजिए पेरुम्बदूर में जिस तरह की घटना हुई, उस समय प्रभाकरन तो श्रीलंका में बैठा था, यहाँ के कुछ लोग उन्हें मदद कर रहे थे। ये मतभेद हो सकता है कि भाई ये सब यानी उस पर आज मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सारे जो शहर में बैठे हुए कुछ लोग हैं, देखिए दो तरह की बातें गोपाल जी आपने समझ लेनी चाहिए। आप विरोध के लिए विरोध मत करिए। एक बात आप समझ लीजिए कि जब ये नक्सलाइट जो हथियार लेकर चलते हैं, उन्हें जब खत्म करने की बात आती है, तो याद करिए जब ये मूवमेंट खत्म होती है तो ठीक रूप से जो उनके लिए नई पीढ़ी तैयार करने का काम करते हैं ना, उन्हें भी खत्म करना उसी समय बहुत आवश्यक होता है। हम ये सोच लेते हैं कि हम माओवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन उनको जो वैचारिक दृष्टि से कुछ समर्थन या उनको जो फंडिंग मिलती है, वो यदि हम खत्म नहीं करेंगे तो ये सुचारू रूप से पूरी तरह से खत्म नहीं होगा।
इसलिए इस कानून को लाते समय इन सारी बातों का ध्यान रखकर ये किया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि हर बार कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका मेरी समझ में नहीं आती है कि कर्नाटक और तेलंगाना में साहब आप बिल पास करते हो, आपकी सरकार है। महाराष्ट्र में आपके नेताओं ने विधानसभा में यदि इसका पुरजोर विरोध किया होता, जहां पर आपको मौका था, तो मैं समझ लेता। आप सदन के बाहर आकर मीडिया के सामने बात करते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आप करते हो कि मीडिया में बात कहने के बाद में कोई बात पत्रकार तो चैलेंज नहीं करेगा आपको, क्योंकि पूरे दिन आपको टीआरपी मिलती है। हमने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, भारतीय जनता, आपने किस चीज पर विरोध किया ये बताने की आवश्यकता आपको नहीं लगती। मुझे लगता है बाकी सारी बातों में मैं आपका विरोध समझ सकता हूं। राहुल गांधी जी के साथ आप गए, आपके जाने के बाद भी आपकी सरकार दिल्ली में नहीं आई गोपाल जी, तो थोड़ा से आपने समझना चाहिए। शायद आपका जाना कांग्रेस के लिए लकी साबित नहीं हुआ, लेकिन अगली बार और वर्षों तक आप राहुल गांधी जी के साथ इसी तरह की यात्रा करते रहे। आप विरोधी पार्टी में हमसे सवाल करते रहे, हम आपका जवाब देते रहेंगे। और उम्मीद करता हूं कि देश के हितों के विषय में राजनीति अलग बात है, देश के हितों के विषय में कांग्रेस पार्टी जिस तरह की राजनीति इस समय कर रही है वो नहीं न कर रहे करे गणेश खानकर साहब। तो और अच्छा नोटबंदी से लेके वोटबंदी तक राहुल जी का कहना आपने घेर कर रखा है। ये सुशील व्यास जी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वोटबंदी आप नोटबंदी से शुरू कर दिया, फिर उसके बाद आपने अलग अलग इनकॉर्पोरेट किया, अब वोटबंदी पर आकर आप बिहार में चुनाव जीतना चाहते हो। दिस इज व्हाट राहुल गांधी इज हाईलाइटिंग कंटिन्यूअसली। गणेश खानकर साहब, प्रदीप जी, मैं एक ही बात आपसे कह देता हूं, अभी तक पूरी दुनिया में 100% वोट मिलने की दिन अभी बाकी है। ये चाइना नहीं है साहब। हम कितना भी काम करें तो हमें समझो उस बूथ में 500 वोट मिले तो 50 वोट हमारे खिलाफ जाते ही जाते हैं। ऐसी कौन सी सिस्टम है साहब जो सारे नियम तोड़कर हम मशीन को हैक करेंगे, रातों रात उसको बदल देंगे, ये करें साहब। ये बच्चों जैसी हरकत। कभी तो राहुल गांधी जी ने बड़ा होने की आवश्यकता है साहब। आप 48 पे थे, आप 100 हो गए ना साहब। क्या हम बातें करते हैं? ये बच्चों जैसी बातें हम करेंगे, ये व्यवस्था पर हम चैलेंज करते, ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं तो कर्नाटक में आपकी सरकार आती, तेलंगाना में आपकी सरकार आती, ये क्या बच्चे जैसी बातें हम कर रहे साहब? ये ठीक नहीं है। आप मुझे अनुमति देंगे? आप मुझे यस यस थैंक यू सो मच गणेश खानकर जी। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं गणेश खानकर जी जय हिंद। व्यास जी, ये नोटबंदी से लेके वोटबंदी तक जो आरोप कर रहे हैं, जरा ही एक्सप्लेन, जरा सुशील व्यास जी को एक्सप्लेन कर रहे तो फिर विल कम टू गोपाल जी। वोटबंदी के जो आरोप सुशील व्यास जी, वोटबंदी के जो आरोप राहुल गांधी जी आप पे लगा रहे हैं, अलायंस पे लगा रहे हैं, किस प्रकार से देखते हो वोटबंदी इन बिहार? आप चुनाव जीतना चाहते हो इलेक्शन कमीशन को साथ में लेके, व्यास जी। इलेक्शन कमीशन द्वारा संचालित चुनावों में हम जरूर चुनाव जीतते हैं, लेकिन उनको साथ में लेके नहीं। उनके द्वारा संचालित चुनाव जरूर हम जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं, ये बात सही है, लेकिन उनके साथ से नहीं, उनके संचालन में। अब रही बात वोटबंदी, जो राहुल गांधी जी ने जो कहा, मैं पिछली बार भी कहा, गोपाल भाई थे कि मुझे विनम्रता से गोपाल भाई ये बता दीजिए, उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था कि प्रजातंत्र में एक तरीका होता है जिसको संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में कहाँ कोई चीज मिसमैच हो रही है या कहाँ कोई चीज गलत हुई है, उसको चुनौती देने के भी प्रावधान बने हुए हैं। तो मुझे आप बताइए कि आपने पूरे महाराष्ट्र में जो आपके सर्वोच्च नेता वर्तमान में हम जो गिनते हैं शायद वही हो, अन्यथा टेक्निकल रूप से तो खड़गे जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन ठीक है, जो भी हो, अब वो आपका आंतरिक विषय है। अब मुझे ये बताइए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपके कितने इलेक्शन पिटिशंस चुनाव को चुनौती देने के लिए फाइल हुए हैं? नंबर एक, पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों में से कुछ तो कांग्रेस ने भी लड़ी होगी, तो उसमें कम से कम कांग्रेस के अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में इलेक्शन जो पोलिंग एजेंट जो होता है हर बूथ में जाता है, वो एक 17C फॉर्म लेके आता है। जो 17C वो फॉर्म है जो सुबह से लेके रात तक अंतिम वोट जो क्या गिरा है उसकी टोटल गिनती होती है, और उसको बाद में जब हम काउंटिंग में जाते हैं तो उस मशीन से
कंपेयर होता है। कितनी मिसमैच की रिपोर्ट्स आपके पास है कि आपने वो उसको पब्लिक डोमेन में रखने की कोशिश की और आपने वोट बढ़ाने की बात की, 70 लाख वोट बढ़ गए, वो बढ़ गए। तो मुझे ये बताइए कि वोट बढ़ाने की प्रक्रिया में भी जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता है और उसकी कॉपी आपके पास एक नेशनल पार्टी होने के नाते आई होगी, हर विधानसभा क्षेत्र की आई होगी, तो वहां आपको एक मौका मिलता है फॉर्म 7 फाइल करके ऑब्जेक्शन लेने का कि दिस एंट्री इज रॉन्गफुली डिलीटेड और दिस एंट्री इज रॉन्गफुली एडेड। तो आपके फॉर्म 7 कितने फाइल हुए, कितने विधानसभाओं में हुए, उसकी टोटल नंबर कितनी है। अब आप 70 लाख को ऑब्जेक्ट करें तो कम से कम 5-10 लाख तो फॉर्म 7 फाइल करके ऑब्जेक्शन लिया होगा कि नहीं लिया होगा। और नहीं लिया तो सारी चीजें जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके 5 महीने बाद एक दिन आके पब्लिक डोमेन में कहना कि रिग हो गया, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। अरे भाई जहां बढ़ा दिया वहां मैं 2-3 मैंने, आप नहीं थे उस दिन, कोई और था आपकी प्रवक्ता के रूप में, शायद भरत सोनी जी थे, तो मैंने उस दिन नाम लेके बताया 3 विधानसभा क्षेत्रों का। एक में उबाटा जीती है, एक में शरद पवार जी के कैंडिडेट जीते हैं, एक में आपका अपना अहमदनगर का कोई चुनाव क्षेत्र जहां से आपका उम्मीदवार जीता है, तो वहां 12-12% वोट बढ़े हैं लोकसभा और विधानसभा के बीच में। तो वो भी गलत है क्या? तो उनसे इस्तीफा दिला दीजिए, वहां उपचुनाव हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए ये कोई भी लेकिन संवैधानिक जो प्रक्रिया बिहार का मैटर है सर, उसके बारे में तो बताएं ना, आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे नांदियाल जी ने विशेषकर राहुल जी। गांधी जी की बात पे कहा। नहीं, वो राहुल गांधी जी ने अटैक किया है बिहार के ऊपर, जो अभी मैं बिहार पे भी आ रहा हूँ जी इंटेंसिव सर्वे जो हो रहा है ना अभी, वोटर्स इंटेंसिव सर्वे। मैं बता रहा जी, हूँ, बोलिए मुझे सर। आप 2 मिनट दीजिएगा। Please, मैं- ये मेरा- please, ये मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मैं- फेवरेट सब्जेक्ट है। और Sir, मैं- take your time. मैं बट देन आफ्टर दैट वील हैव टू लिसन टू गोपाल तिवारी जी, फिर उसके बाद Definitely. गोपाल तिवारी जी को भी फुल टाइम देंगे आपका जवाब देने के लिए। जी गोपाल व्यास भाई जी मेरे बोलिए। भाई है, मैं इनकी हर बात को सुनूंगा। जी और व्यास जी इनके- बोलिए बोलिए बोलिए। इनके संगठन में मैंने 35 साल बिताए हैं, क्या इसलिए बात है, है क्या ना, बात है, इसलिए जी। कोई बात नहीं। जी। तो देखिए ऐसा है कि 24 जून को जो वोटिंग लिस्ट है 7,90,00,000 मतदाताओं की बिहार में, उसको जारी किया गया ड्राफ्ट रोल के रूप में। और 30 तारीख को एक प्रेस नोट इशू हुई इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR करेंगे बिहार के वोटिंग लिस्ट की। होती है ऐसा, समरी रिवीजन भी होता है, SIR भी होता है, और वैसे देखो तो हर चुनाव के पहले उसमें डिलीशन एडिशन होता है, क्योंकि कुछ लोग शिफ्ट कर जाते हैं, कुछ उनकी डेथ हो जाती है, तो ये करना जरूरी भी होता है। तो वो उन्होंने जारी की और उन्होंने कहा कि 25 जुलाई तक आपको अपने अपने फॉर्म, एन्यूमरेशन फॉर्म जिसको गणना पत्र बोलते हैं, वो भर के देना है। और वो उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई कि जिसका नाम 2003 1 जनवरी 2003 की वोटिंग लिस्ट में है और वो एंट्री मिल जाती है, तो उनको दे नीड नॉट सबमिट एनी डॉक्यूमेंट बट दे हैव टू जस्ट फाइल एन्यूमरेशन फॉर्म। करेक्ट, उसमें तो कोई गलती है नहीं। जिनका नाम 2003 की वोटिंग लिस्ट में है उनको एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, अपनी एंट्री का रिलेवेंट रिकॉर्ड का उनको डिटेल दे करके उनका नाम आ जाएगा। वैसे लोग करीब करीब 65% है। 65% को तो कोई दिक्कत है नहीं। 7,90,00,000 में से 65% तो एकदम सिक्योर जोन में है, उनका ना डिलीशन होना है ना एडिशन होना है। अगर वो जिंदा है तो उसमें से कोई भगवान को प्यारे हो गए तो नेचुरली उनका नाम डिलीट होगा, तो वो एन्यूमरेशन फॉर्म भर के आ जाएगा। तो वो अब बात रहेगी सिर्फ 35% लोगों की। अब 35% लोगों में से भी 21% लोगों ने, जहां तक मेरी लास्ट जानकारी है, उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भर करके डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर 3 घंटे चला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते, ये SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और उसको इलेक्शन कमीशन करने का अधिकार है। अब आप चाहते हो कि जैसे आधार, ये वोटिंग लिस्ट के कार्ड, इनको ठीक है, तो हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं उस पर आप विचार कीजिए और अगली सुनवाई हम 27 जुलाई को करेंगे। तो उसमें कहाँ कोई प्रक्रिया में गलत हुई। और अगर मान लीजिए ये हो गया तो गलत सही कुछ भी नाम एडिशन डिलीशन हुआ तो गोपाल भाई ऐसा होता है कि ये तो ड्राफ्ट रोल है, उसके बाद 1 सितंबर को वापस एक नया ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा, उसकी कॉपियां भी तमाम राजनीतिक पार्टी को दी जाएगी। उस समय आपको संवैधानिक अधिकार है फॉर्म 7 भर करके कोई भी इलीगल तरीके से किसी भी मतदाता का नाम डिलीट हुआ है तो उसको ऑब्जेक्ट करने का,
और अगर किसी मतदाता का नाम ऐड हुआ है उसको ऑब्जेक्ट करने का। देखिए भारत का संविधान आर्टिकल 326 में क्या कहता है, एनी पर्सन हु इज ऑफ द अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द एरिया कैन बी वोटर। अब ये तो नहीं हो सकता है मैं मुंबई शहर में रहूं और जाके मेरे गांव जोधपुर में वोटर बन जाऊं, वह या वहां भी वोटर रहूं, यहाँ भी वोटर रहूं। ये तो अलाउड नहीं है ना अपने भारत संविधान में। तो वो क्या कहते हैं कि इस समय बरसात का मौसम है, कुछ हमारे यहाँ के जो किसान वर्ग के जो मजदूर वर्ग है वो बाहर गए हुए हैं। तो अब ये सवाल ये है कि वो बाहर गए हुए हैं तो वो हमेशा वो बाहर रह रहे हैं। जैसे मैं मान लो मूलतः राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं चूंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ, बड़ा यहाँ हुआ, तो मैं निश्चित रूप से मतदाता यहाँ का हूँगा। मैं ये भी क्लेम करूँ मैं वहां भी वोटर बनूं, यहाँ भी वोटर बनूं, तो ये तो भारत का संविधान अलाउ नहीं करता ना। तो उसके लिए सारी प्रक्रिया है कि जांच पड़ताल करने के आपको एक मतदाता के रूप में कहीं कुछ अधिकार छीने नहीं जा रहे, लेकिन वो एन्यूमरेशन फॉर्म भर के आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आप किस तरह से उस क्षेत्र में जो आर्टिकल 326 भारतीय संविधान के आर्टिकल के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो साधारणतः ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उस इलाके का, वही मतदाता बन सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मुंबई में रहूंगा और पटना या भागलपुर का मतदाता भी रहूंगा, ये तो संभव नहीं है ना। और बनना है तो वहां का आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वो आपसे मांग रहे हैं वहां का डॉक्यूमेंट, या तो 2003 की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम हो, या आपके माता का नाम हो, या पिता का जी नाम दुरुस्त हो। बात है। सो लेट्स आस्क गोपाल तिवारी जी। तो गोपाल तिवारी जी, जो दो सब्जेक्ट्स को हैंडल किया सुशील व्यास साहब ने, नंबर एक, जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र को लेकर के राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बार बार अभी तक वही चार्ज लगा रही है कि इलीगल वोटिंग हुई है और यहां पर इलेक्शन रिगिंग हुई है। नंबर एक, यहां पर सुशील व्यास जी ने बड़े बेसिक सवाल आपसे पूछे हैं कि चुनाव के दौरान आपने कहां पर आप लोगों ने कंप्लेंट करी, किस किस बूथ के ऊपर फिगर्स मैच नहीं कर रहे थे, उसका डेटा दे दीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको नजरअंदाज किया है तो लेट इट कम इन द पब्लिक डोमेन। नंबर टू, आज की तारीख में जो इंटेंसिव सर्वे चल रहा है बिहार में, what is wrong with it? Even the Supreme Court says there is nothing wrong except the timing looks suspicious, that's all। गोपाल तिवारी जी अब आप बताएं, प्लीज गो अहेड, बोलिए सर। सर पहले तो मैं ये जो खंडकर जी जो एलिगेशन करके गए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी महाराष्ट्र में क्या हुआ, 16 दिन आप चले, आप अनलकी साबित हुए, मैं उनको विनम्रता से कहता हूं कि 48 में से 34 सीट लोकसभा में कांग्रेस महाराष्ट्र से आई है सर। आइए आँख खोल के देखिए, और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कितना रिजल्ट मिला है। और सेकंड थिंग, पूरे देश में 50 से जगह 100% कांग्रेस को बढ़ावा दिया है राहुल जी के नेतृत्व को, और 100 सीट हो गई है, और इनके जो 303 है वो 230 पे आ गए। तो किसका घाटा हुआ, किसका फायदा 240 सर, 240, 10 सीटें कम की। आपने जो जो चुनाव आयोग, ईडी और ये सब कुछ करके आपने जो इलेक्शन के लिए सामने गए हैं, ये आपकी नैतिकता बता रहे। आप अपने अंतर्मन को पूछिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो महाराष्ट्र में तो 34 सीट आ गए लोकसभा, इसके बाद भी अगर इतने 5 महीने में इतने वोटर बढ़ते हैं, तो हमने सीधा सीधा सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र में आखिरी में 5 के बाद जो आंकड़े डिक्लेयर किए, उसके बाद 6:30-7 बजे को आखिरी जो फाइनल आंकड़े किए, उसमें इतना अगर भारी फर्क आता है, तो शाम को 5-6 के बाद अगर 2 मिनट में के लिए एक वोट अगर काउंट होता है, तो सुबह तक वोटिंग होनी चाहिए। कहाँ कतारें लगी थी, कहाँ पे कुछ हुआ था, पेपर में कुछ आया था क्या, कहीं फोटो, कहीं इतने कौन से मतदान पोलिंग स्टेशन पे इतनी भारी वोटिंग हुई, ये सीधी बात है। रही बात, आपने ये जानकारी कम रखते हैं। हमारे पृथ्वीराज जी चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कितने लोगों ने, 80 लोगों ने रिट पिटीशन फाइल किया है महाराष्ट्र में, ये इसकी जानकारी दिए। अगर आप गूगल पे देखिए, पूछिए कि कितने कितने महाराष्ट्र के कैंडिडेट ने रिट पिटीशन फाइल किए। अभी ये जो अदालत का मामला है उसमें समय लगता है। अगर अदालत के सामने केस आती है तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, लेकिन फिर अगर आपके दिल में खोट नहीं है, तो आपने पहले तो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद भी आपने तुरंत उसमें अमेंडमेंट किया, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने डिसीजन दिया,
और चुनाव आयोग को बताया कि सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड नहीं देना है, तो क्यों फिर करोड़ों रुपए खर्च के ये क्यों किया सर? ये तो पिछली बार भी ये बात हुई थी। तो ये बचपने जैसी ऐसी ऐसे मतलब बिना मतलब की मतलब ऐसे सवाल करते हैं कि मेरे को तरस भी आता है और हंसी भी आती है कि जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ये भी तो इनको तो होनी चाहिए ना कम से कम। कैसे सवाल पूछते हैं यार ये कि आपने ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया? अरे आपकी जानकारी अधूरी है तो हम क्या करें? अगर आपने जानकारी सही रखनी चाहिए। देखिए कितने केसेस हुए हैं और क्या हुआ है, और इसके बाद भी आपका अगर चुनाव आयोग 45 डेज का ये करके 45 जो 48 घंटे के बाद का उसके बाद ये सब जो रिकॉर्ड है वो हटा डिलीट करने की बात करता है, तो इसका मतलब क्या है? वो हर किसी को थोड़ी मिलेगा, वो जब केस सामने आएगी तब चलेगा। जब अगर आपके पास इतना कुछ है नैतिकता के आधार पे, तो ये सीसीटीवी फुटेज हटाने का ना देने का निर्णय क्यों किया? अगर आपका सही नैतिकता रहती थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ जस्टिस 5 जजों के बेंच ने जो निर्णय दिया था वो उनको क्यों हटाया भाई? ये आपके दिल में तो सीधी सीधी खोट है ना, तो आप क्या बात करते? गोपाल तो जी, ये रही बात। और दूसरी बात रही है, अगर इतना कुछ होता है तो भाकरवाड़ी का जो ये है माकरवाड़ी का, वहां के लोग चुनाव जीतने के बाद 1000 कितना 1500 गांव के लोग है वहां पे बैलेट पेपर पे एक डेमो करके चुनाव लेना चाहते थे, उनको आपने बिल्कुल जकड़ दिया, सब पुलिस वगैरह भेज के। इतना क्या है, वो तो डेमो लेने वाले थे। राष्ट्रवादी एनसीपी का कैंडिडेट जो जीत के आया वो करना चाहता था, तो आपके पैरों तले जमीन क्यों खिसक गई? गोपाल जी, प्रकाश अंबेडकर जी कोर्ट में गए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप प्रकाश अंबेडकर जी आपको कोर्ट में गए थे, प्रकाश अंबेडकर जी, और कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया। प्रकाश अंबेडकर जी बॉम्बे हाई कोर्ट में गए थे ये सब मैटर लेके कि 70 लाख 7 बजे के बाद। तो why did the court reject it? I mean, why you are not able to produce evidence? प्रकाश अंबेडकर जी कोर्ट में एविडेंस पेश नहीं कर पाए गोपाल जी। मैं समझ नहीं पाया आपका। प्रकाश अंबेडकर को बॉम्बे हाई कोर्ट अप्रोच किया था, यही जो आप बोल रहे हो सब एप्लीकेशन लेके कि 70 लाख ज्यादा है, 7 बजे के बाद वोटर्स थे, तो इस पे बट कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। वो प्रक्रिया में है ना अभी। नहीं, रिजेक्ट कर दिया प्रकाश अंबेडकर। और भी वहां पे देखो ये अपना सरोदे है, असीम सरोदे, no evidence, the court judge the court said there's no evidence, Mr. Ambedkar. Still there are number of cases pending before High Court and Supreme Court during related महाराष्ट्र जो इलेक्शन हुए उसके बारे में कई केसेस पेंडिंग है सर। वो समय आने पे अगर वो हियरिंग पे आएंगे तो होगा उसका। जी, I think व्यास जी wants to answer this very badly। बहुत उतावले नामबिहार जी बोलिए। हमारे आप जानते हैं कि अपने प्रक्रिया में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जी, और मुझे खुशी है गोपाल भाई मेरी बात पे थोड़ा सा अटक गए और उन्होंने कह दिया कि 80 इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है। अगर 80 इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई तो गोपाल भाई, मैं और आप और ये पृथ्वीराज जी चौहान या राहुल गांधी जी हाई कोर्ट के जज तो नहीं है। उन इलेक्शन पिटीशनों का फैसला आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप आज क्यों उस पे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं? इलेक्शन पिटीशन फाइल करना, इलेक्शन पिटीशन फाइल करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है गोपाल भाई, ये तरीका नहीं है बहस का। तथ्य नहीं है, मैं सुन रहा था, तो आप ही बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। अच्छा, हमने चुनाव आयोग को जो क्वेश्चन पूछे हैं, सवाल पूछे हैं, ये कोई तरीका है क्या गोपाल जी? तो उसके जवाब गोपाल जी सुन नहीं पा रहे हैं सर। को देने दीजिए गोपाल जी ईयरप्लग निकाल दीजिए। इलेक्शन श्रोता बन जाते हैं। सुशील व्यास जी एक मिनट। अच्छा, सुशील व्यास जी को बोलने दीजिए ना सर। गोपाल जी उनकी बात सुनिए। गोपाल जी आपकी बात सुन सुशील रहा व्यास था जी, गोपाल भाई। सुशील व्यास जी आप बोलिए प्लीज। ऐसा है कि बोलिए, जब बोलिए। कोई न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हो तो न्यायिक प्रक्रिया में जब तक उसका जजमेंट नहीं आएगा तब तक हम और आप कौन होते हैं विवेचना करने वाले? आने दीजिए ना, बहुत अच्छी बात है। प्रजातंत्र में आपने चुनौती दी है ऐसी जगहों पे, उसका फैसला आएगा तो जो संबंधित न्यायाधीश उसका फैसला देंगे।
उसमें कहाँ कोई प्रक्रिया की बात है। और जी। दूसरी बात आपने कहा वो उन्होंने ये किया उन्होंने ये किया, हमने किसी पे आरोप नहीं लगाया। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं गोपाल भाई, आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता है, थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनंती है, तो भाषा पे नियंत्रण रखिए। जो शब्द आपने एक दो यूज किए ना, वो मेरे उसमें नहीं है विचारधारा में, और ना मेरे बुखार बिंदु से वो बोलता हूँ। जो शब्द कम से कम आप उच्चारित मत कीजिए, नहीं तो मेरी जगह कोई दूसरा होगा तो आपको मुंह तोड़ जवाब देता। लेकिन मेरी एक सभ्यता है, मैं उस सभ्यता से नीचे नहीं जाना चाहता। आपने जो शब्द यूज किए, लेकिन बेशरम सुशील व्यास जी ये शब्द बार बार न मैं बोलता हूँ ना अच्छे लगते हैं, ये बेशरम वगैरह शब्द मैं सुनने की आदि नहीं हूँ, और न मैं बोलता हूँ। सुशील व्यास जी एक सवाल है सर आपसे, और उसके बाद मैं चाहूंगा गोपाल तिवारी जी भी इस पे बात करें। सर बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर हम लोग इस प्रकार आरोप लगाएंगे, सो डोंट यू थिंक वी आर अंडरमाइनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ वन ऑफ द biggest institutions of the country, sir? Without, where is the evidence? That's what I would love to know. Has the evidence been presented? Because why would the court summarily dismiss Prakash Ambedkar Saab's petition? It says very clearly, where is the evidence? Sushil Vyas ji. दैट एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि भाई अगर आपके पास एविडेंस कंपाइल किए हुए होते तो आप उस कंसर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सेक्शन 80 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इलेक्शन पिटीशन फाइल करते। चलिए नहीं था, आज भी आप आरोप लगाते हो तो कम से कम आपके पास पुलिंदा होना चाहिए ना, कंपाइलेशन तो होना चाहिए जो आप जनता के सामने रख सको। ये फॉर्म 17 मिसमैच हुआ, ये गलत हुआ, ये हमारा पोलिंग एजेंट ने आके कहा, मुझे बाहर निकाल दिया गया और उन्होंने बोगस वोटिंग कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो एफिडेविट होगा, कोई तो खाली आकर के 5 महीने बाद बोल देते हो तो उसके कानून जो होता है भावनाओं से नहीं चलता। कानून जो है वो साक्ष्य से चलता है, एविडेंस से चलता है। आप एविडेंसरी वैल्यू तो लाइए जनता के दरबार में। जब हार जाओ तो इस तरह की बात, आपने ये बात मई में तो नहीं कही, जब आपको लोकसभा में बड़ी गौरव के साथ आप कह रहे थे कि 48 में से 32 सीटें हम लोग जीत गए, उस समय तो आपने नहीं कहा कि इस तरह का कुछ हुआ है। भाई वो मतदान तो यही था, प्रक्रिया यही थी, यहाँ तक कि ईवीएम मशीनें भी वही थी, कुछ ईवीएम मशीनें भी बदली नहीं है। महाराष्ट्र को जो असाइन की हुई मशीनें हैं वो लोकसभा में भी वही थी, विधानसभा में भी वही थी। ये कोई बाहर से दूसरे प्रदेश से नहीं मंगाई गई थी, दोनों चुनाव इन्हीं ईवीएम मशीनों से हुआ है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज बोलने के पहले एविडेंस तो कंपाइल करके लाओगे। चलो आप कोर्ट में नहीं गए, लेकिन आप जब जनता के बीच में 6 महीने बाद आपकी नींद खुली है तो आप उस समय कुछ तो रखोगे जिसके आधार पे आप कह सकते हो कि ये मेरा आधार है, ये ठोस आधार है जिस पे हम ये बात कर रहे हैं। अब रही बात बिहार की, आप तमाम 15 दिन से पूरा लगा के प्रजातंत्र को मार दिया गया, हम बिहार बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 2 करोड़ जनता का मतदान का हक छीन लिया। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबकी बोलती बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या गलत है आप बताइए। तमाम जो वकील थे 4-5 पिटीशन जो फाइल हुए बोल नहीं पाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको समय देते हैं, 27 जुलाई को आ जाइए, तब तक हम ये प्रक्रिया रोकेंगे नहीं, क्योंकि वी फाइंड नथिंग रॉन्ग इन दिस प्रोसीजर। All that the Supreme Court did was to suggest to the Election Commission कि भाई जो राशन कार्ड है और आधार कार्ड है उसको भी आप आधार बनाइए for identity. That's what the Supreme Court has suggested to the Election Commission. And this intensive review has not taken place since 2003 from whatever I've been able to figure out. Yes, So after 22 years. तो गोपाल तिवारी जी, all I am saying is that to cut out bogus voting, to upgrade the voters list, क्योंकि क्या होता है हर चुनाव के बाद जो भी हारता है वो बोलता है कि यार मेरे वोटर्स का तो नाम ही नहीं था वोटर्स लिस्ट में। तो वोटर्स लिस्ट एक बार पहले आ जाए चुनाव के, so that every party can take a look कि भाई हमारे वोटर्स का नाम कटा तो नहीं है। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज सर, एज लॉन्ग एज ऑल ऑफ यू कीप एन आई ऑन इट? गोपाल तिवारी जी सर, ये बात तो शायद आपको भी समझी होगी, इसी कारण राहुल जी ने कहा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव में जो हथकंडे अपनाए गए चुनाव आयोग की तरफ से, हमने कहीं भी नहीं कहा कि हम ईवीएम का कहीं भी जिक्र नहीं किया हमने इस दिनों में। जब लोकसभा में हमको इतना भारी बहुमत मिला 5 महीने के अंदर, ऐसा पब्लिक ओपिनियन ऐसा क्या चेंज हो गया? लाड़की बहन योजना सर, वो तो हमने पहले ही बोल दिया था आपको, चुनाव के 3 महीने पहले बोला। इसी शो में मैंने आपको बोला था, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैंने कहा था आपको, प्रदीप जी ने भी कहा कि लाड़की बहन योजना के सामने आप नहीं लड़ पाएंगे सर, कुछ सोचिए प्लीज।
अब आप बोलें सर, गोपाल तिवारी जी बोलिए प्लीज। राजू जी खाली मैं एक वाक्य जोड़ना चाहता हूँ आपकी बात। बोलिए। एक तो आप पूरा बात कर लीजिए, बार बार मेरे को टोक रहे आप, और उनको नहीं टोक रहे आप। नहीं सर, मैं आपको नहीं टोक रहा हूँ, गोपाल जी आप बोलिए। आप गोपाल जी बोलिए। आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ये बार बार बीच में आप मेरे को टोक रहे हैं। सुशील जी उनको बोलने दीजिए ना। देखो, हाँ ठीक है, बोलिए 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 सर, सर बोलिए। अरे गोपाल तिवारी जी काहे नाराज हो रहे हो सर? मेरे सामने दो दो महापंडित बैठे हैं, एक व्यास और एक तिवारी, उनके सामने मैं क्या बोल सकता हूं? आप खुद सोच के बताइए। गोपाल जी बोलिए। हम बात कर रहे हैं, बोलिए 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 कि जो वोट नंबर ऑफ वोटर्स जो बड़े हैं उसका कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, और इसकी हम बार बार चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं। अगर आप समझ सकते हो तो समझो। और उसके बाद जब बिहार में जब मुद्दा उठा, तो इन्होंने, जब हमारा वहां पे इंटरनल सर्वे आए, वहां पे कई न्यूज एजेंसी ने सर्वे किए, तो बीजेपी बिल्कुल नीचे थी, और कांग्रेस गठबंधन और अपना आरजेडी है, और इनको अच्छे बहुत अच्छा मतलब ये जो सर्वे रिपोर्ट में हमको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि हमारी सत्ता आ रही है। तो इनकी पैरों तली जमीन खिसक गई। इन्होंने चुनाव आयोग को सामने रख के सब 10 डॉक्यूमेंट मांगने शुरू किए। शायद आपको याद नहीं होगा या आप भूल गए होंगे। तब जाके जब दबाव बना, तो इलेक्शन बिहार के चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन बिहार के इसमें ईसी ने ये सब कैंसल कर दिया। जबकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आप आधार लिंक के साथ, आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हो, ये क्लियर लिखा हुआ था। तो चुनाव आयोग एक स्टेप नीचे हुआ। ये नौबत क्यों आई? और ये सब लोग, जब गवई साहब बोले कि इतने डॉक्यूमेंट तो मैं भी नहीं दे सकता, परसों जो बंबई में आए थे वो बोले, तो ये बाद में ये किसके दबाव के नीचे काम कर रहा है? कोई भी बच्चा भी बता देगा ना सर। ये सब होते हुए भी अगर आप कहते हो कि बिहार में पहले आप ये करना चाहिए, तो तभी तो हम बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र ने जो भुगता है, हम बिहार में वो नहीं भुगतेंगे, चुनाव आयोग को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट, ये तो इनका डिमोरलाइज है, मतलब ये नहीं क्या, बताइए ना आप। वंडरफुल। जब चुनाव आयोग मतलब उसके बाद भी ये सब करने की क्या जरूरत थी? 10-10 डॉक्यूमेंट मांगने की कहां से देगा? जब जस्टिस गवई भी खुद बोले कि इतने तो डॉक्यूमेंट मैं भी नहीं दे सकता हूं, कल बंबई में बोले वो। तो ये क्या मतलब, ये चुनाव आयोग किसके दिमाग में काम कर रहा है? ये तो कोई भी जानता है। व्यास जी, क्या हेस्ट नहीं हो रहा है? सबको दिख रहा है कि 8 करोड़ वोटर्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। व्यास जी, 8 करोड़ वोटर्स को आप प्रेशराइज कर रहे हो। गोपाल भाई ने अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इनका बात पूरी हो गई, इनसे कंफर्मेशन ले लीजिए। फिर बीच में नहीं बोलेंगे शायद ये। अब ऐसा इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो इन्होंने कहा कि ये 10 डॉक्यूमेंट, ये गोपाल भाई, अगर आप वो एन्यूमरेशन फॉर्म जो भरना है, जिसकी जिक्र आप कर रहे हो, वो इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, किसको भरना है और उसमें क्या क्या जानकारियां हैं, वो क्या है। और अगर मान लीजिए भूल जाइए बिहार का रिवीजन, महाराष्ट्र में मान लो वोटिंग लिस्ट अभी रिवाइज होगी, तो उसमें एक फॉर्म 6 भरा जाता है कि भाई मेरा नाम इस वोटिंग लिस्ट में नहीं है, मुझे जोड़ा जाए, या मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया, मेरा नाम भरा जाए। उसमें क्या क्या जानकारियां होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ते हैं, उसमें क्या फर्क है, जरा जनता के सामने आ जाए। दूध का दूध, पानी का पानी। भाई जानकारी तो, आप किसी वोटिंग लिस्ट में आना चाहते हो, अपने आप को वोटर के रूप में साबित करना चाहते हो, तो कुछ तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे ना। वो उन्होंने 10 के 10 नहीं मांगे, एनी वन ऑफ इट। जैसे मैं पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाता हूं, तो मेरे को भी वो एक लिस्ट होती है कि ये इसमें से भी कोई आप ला के दीजिए, तो नोबडी इज आस्किंग यू ऑल 10 और 11 डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1। नंबर 2, वो किससे मांगे जा रहे हैं? अगर 2003 में आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, आपको खाली एंट्री बतानी है। जैसे मैं इलेक्शन लड़ने जाता हूं, आप भी गए होंगे, लड़े होंगे, कॉर्पोरेटर रहे, तो आपको एक वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम ये पार्ट में, ये सीरियल नंबर पे है, ये लिखना पड़ता है, नहीं लिखना पड़ता है? तो अगर 2003 में अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में एग्जिस्टिंग था, तो आपको एक एन्यूमरेशन फॉर्म में लिखना है कि 2003 जो कट ऑफ लाइन है, उसमें मेरा ये पार्ट में, ये असेंबली में, ये सीरियल नंबर पे नाम है। नथिंग एल्स, नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड।
टेक इट। और 30 जून 2025 का इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है, प्रेस रिलीज है, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। भी हम दिक्कत ये होती है, हम पढ़ते नहीं, पेपरों में पढ़ते हैं और उसको पढ़ के हम लोग बहस में चर्चा में बैठ जाते हैं। सॉरी टू से दैट। अब तीसरी बात, 1987 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको या तो अपने माताजी का नाम वोटिंग लिस्ट में दिखाना है या पिताजी का दिखाना है, तो और कोई कुछ नहीं देना, खाली उनको ही दिखाना है भाई वो कब जन्म, उनका जन्म खुद का कब हुआ है और उनका माताजी पिताजी का नाम उस एड्रेस से उस वोटिंग लिस्ट में था, ये वो एंट्री की डिटेल देनी है। नो, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। अब उसके बाद 1999 यानी जो अभी पहली बार जो मतदाता बनने जा रहे हैं 1997 में पैदा हुए, उनको तो डेफिनेटली जब जैसे फॉर्म 6 है तो एक नए मतदाता को जो जो फॉर्म देने पड़ते हैं वो देने पड़ेंगे। अगर आपको उसमें भी कटौती चाहिए तो आपके माताजी और पिताजी का नाम 2003 की वोटिंग लिस्ट में था, वो आप एंट्री दे दीजिए, तो आपको यू विल नॉट रिक्वायर टू गिव एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट योर बर्थ सर्टिफिकेट। तो व्हाट एल्स यू वांट? आप ये प्रक्रिया को कहना चाहते हो कि संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है या इसमें कोई असंवैधानिक चीज है तो बताइए ना। पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कल क्यों चर्चा में नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा, 3 घंटे चर्चा चली कल कि हमें बताइए आखिर आपको ऑब्जेक्शन किस बात पे तकनीकी रूप से, कोई नहीं बता पाया। तब 27 जुलाई को उनको समय दिया गया है, 27 जुलाई को जो होगी बहस देखी जाएगी। बात सच्चाई ये है कि आप एक मतदाता के रूप में वहां पे अपने आप का नाम लिखवाना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे ना। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप ये 10 के 10 डॉक्यूमेंट दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि आप एनी वन ऑफ इट, और प्लस योर एंट्री इन 2003 इफ यू आर नॉट दैट योर फादर, इफ यू आर नॉट फादर मदर, if you are born after 1997 then both father and mother entry। तो उनसे कोई उनके मदर, अभी ये प्रचारित हो रहा है माँ पिताजी के जन्म तारीख माने जन्म सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ऑल रॉन्ग, दिस इज नॉट रॉन्ग। उन्होंने कह रहा है कि उनका आप या तो लिस्ट में नाम बताइए और नहीं तो आप उनका डिटेल दीजिए, तो व्हाट इज रॉन्ग। नंबर 2 राजीव जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि मई में हम लोग जीतते हैं तो क्या कारण हुआ कि हम इतने बुरी तरह से हमको कम वोट बोल के हमको विधानसभा में हमारी हाल हुई। अरे भाई साहब, 2014 और 2019 में दिल्ली के चुनाव 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, विधानसभा में उनको 2 या 3 सीटें आई। तो अब आप उसका अगर आपका प्रमाण में लगाऊं तो दिल्ली के चुनाव भी बोगस थे, फिर आम आदमी पार्टी को नहीं जीतना चाहिए था दोनों बार। तो प्रजातंत्र में विधानसभा और लोकसभा में दोनों चुनाव अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, अलग अलग परिवेश में लड़े जाते हैं और उनके रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए संविधान के अंदर और बड़ी नम्रता के साथ जो जनता का फैसला उसको सर्वमान्य करना चाहिए। इधर उधर की बातें करके झूठे आरोप लगा करके कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि आप अपनी विश्वसनीयता को कम करते जा रहे हैं। Right. I think gentlemen, that's just about it. Unless Gopal Tiwari ji wants to say something. Gopal Tiwari जी जाने के पहले कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? बोलिए सर, बोलिए। मैं सुशील जी को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि भाई ये 10 डॉक्यूमेंट का जो रूल था तो उसके ऊपर बाद में ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि उनको वो वापस लेना पड़ा जब बिहार में उसके बारे में आंदोलन हुआ। क्योंकि बात ये थी कि आप आधार कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, आप वोटर आईडी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, जो पहले का वोटर लिस्ट में ऑलरेडी नाम है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके बाद आप राशन कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो इसके मतलब क्या है? और मैं भी जानता हूं कि 10 के 10 का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, 10 में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन इट वाज इररिलेवेंट। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये कौन से मतलब चुनाव आयोग के ऊपर ये एक नामुमकिन आई है कि पहले ऐसे रूल बनाने की क्या जरूरत थी? सीधी बात है, 10 मिनट इतने बात करने की भी जरूरत नहीं, सीधी बात है मेरी। तो ये बाद में अगर ये मतलब मतलब मराठी में कहते हैं उसको उशिरा सुचलेले शान पर, जब बाद में ये बात ध्यान में आई तो पहले इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी बिहार में लोगों को? सीधी बात है मेरी, बहुत ही सिंपल है। तो अभी तो कोई परेशान नहीं है ना सर? 2 स्टेप आप नीचे आते हो तो पहले क्यों इतना परेशान किया? तो सर अभी तो परेशान नहीं है ना सर कोई? आप ठीक है? एक्साइट क्यों होने दिया? राइट, राजीव जी, दैट्स इट जी। 14 दिन बाकी है, 25 जुलाई डेडलाइन है। 93% आप दोनों को एन्यूमरेशन फॉर्म सब सबमिट हो सर उत्तर भारत में मेरा कहना ये है कि चुनाव आयोग ने ये सब सुनिए
जब आपके लिए आपके और आपके खिलाफ दल वहां के पे लिए। सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, तो आपने चुनाव आयोग को सामने रख के लोगों को परेशान करना मेरे शुरू भाई, किया है, लोगों को अभी कम से वोटिंग लिस्ट से बाहर करना शुरू किया है। सीधी 1 बात है, अगस्त के बाद भी आपको क्या बात मौका कर रहे है हैं आप? फॉर्म 7 भर के चैलेंज करने का। इफ एनी इलीगल डिलीशन और एडिशन इज देयर, यू कैन स्टिल अरे तो आफ्टर फिर फर्स्ट यू अगस्त नीड नॉट फाइल एक्सप्लेन ना, देन व्हाई यू आर लेट चुनाव प्रीएम्प्टिंग। गोपाल तिवारी जी इलेक्शन और कमीशन सुशील व्यास जी, लेट चुनाव आयोग का इलेक्शन सुशील कमीशन व्यास जी और गोपाल तिवारी जी, You आप need दोनों not का answer बहुत at बहुत all. धन्यवाद। आप Thank you. दोनों को श्रावण की बहुत 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 शुभकामनाएं। उत्तर भारत में श्रावण शुरू हो चुका है। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, जय सिया राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेंटलमैन। Well, but the fact is, Pradeep ji, in the beginning, the way it was projected, it was almost as if all 10 documents are required if you want your name added to the voters list. That's what the original thing was. However, as Sushil Vyas ji explained, maximum that the documents are required are 1 or 2. I mean, even Aadhaar card will do. अगर आपका आधार कार्ड वहाँ का है और राशन कार्ड वहाँ का है, उसमें कोई टेंशन नहीं है. But then, if that was the case, why would the Supreme Court have to give a direction to the Election Commission कि भाई please consider the Aadhaar card and ration card also? Yes. They need not have said that at all. If the Election Commission had not been insistent on all 10 documents or whatever else. So, all I'm saying is, I hope people are not inconvenienced. I hope there is no foul play in this particular survey. I hope the genuine voters list gets out. That is, the Election Commission lists all genuine voters and no voter is left out, because there can be no bigger crime in a democracy than to deny a person the right to vote. It's along with the fundamental, though not a fundamental right, but fundamental right to vote. They need to vote. They Sir, need without- to elect governments. Sir, without the right to vote, there is Yes. no democracy. Bilkul. The pillars of our democracy. जी, It has to be अगर आप मतदान नहीं कर सकते तो लोकतंत्र काहे का? adult सीधी बात है। franchise. That's it. Absolute. Universal adult franchise. That's what this democracy depends on. Nobody can be denied the right to vote who has the right to vote. It's as And simple you as that. cannot make a haste of all these things. You have to give reasonable time for people. Absolutely. It's not there, they're all there in one place and it has to be done within a month and suddenly you wake up and say that prove your identity. You need और to give जैसा time. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, the timing looks somewhat suspicious. Yes, ये जो टाइमिंग है कि भाई अभी चुनाव आने वाला है, उसके पहले आप सर्वे कर रहे हैं, ये पिछले साल भी कर सकते थे ना। आपको मालूम था बिहार के चुनाव कब होने वाले हैं? मतलब लोकसभा के चुनाव के बाद एकदम कर लेते, उस टाइम पे कर लेते, ऐसी क्या बात है? तो ये जरा अजीब लगता है। Unless and until they want to postpone the Bihar elections, we don't know. In any event, that is just about it as far as Tonight Show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर आप सब लोगों को श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में श्रावण अभी शुरू होगा 25 अप्रैल को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके करें। प्लीज सब्सक्राइब टू The fastest growing channel of the nation. Nation Now. The fastest growing channel of the nation, as Pradeep ji is fond of saying, Nation Now. और जहां तक प्रदीप जी और मेरा सवाल है, we'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद।